हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने एंसेंट इंडिया शुरू कर दिया था। तो आज से हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज को शुरू करेंगे। मॉडर्न इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा यूरोपियनों का भारत में आगमन। ऑलरेडी हमने अपने रिव्यू पार्ट में अर्थात ओवरव्यू पार्ट के 3 में मॉडर्न इंडिया का एक काफ़ी समराइज तरीके से पूरा डिस्कशन कर लिया था। तो आप एक बार इसके पार्ट 3 को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें ओवरव्यू के, जिससे आपको ये समझ में आए कि हम मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो बनाते वक्त एक 2 मिनट की क्लिप में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अर्थात मैंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जगह दक्षिणी रोमन साम्राज्य की बात की है। तो आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे पश्चिमी रोमन साम्राज्य आएगा। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस का इतिहास का पाठ्यक्रम है मॉडर्न इंडिया का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि वास्तव में हमें इसमें किन टॉपिकों को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमारे अंदर एक समझ भी डेवलप हो सके। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है यूपीएससी मेंस ऑप्शनल की दृष्टि में, वो है भारत में यूरोप का प्रवेश। यूरोप का प्रवेश का मतलब ये है कि कौन सी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भारत का यूरोप में तो था प्रवेश, यानी कि भारत से कई सारी वस्तुएं यूरोप में जाती थीं। साथ ही सिकंदर के टाइम पीरियड से भी भारत में यूरोप का प्रवेश हो चुका था। लेकिन इस यूरोप के प्रवेश का मतलब ये है कि वो कंपनियां कौन सी भारत में आईं, भारत में किस तरीके से व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, अर्थात यूरोपीय बस्तियां बसाईं, और उनके मध्य किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा ने उनको पराजित किया और विजित किया। विजित करने वाली कौन सी कंपनी अंत में बची और उसने किस तरीके से फिर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की, इन कहानियों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के हम अपने इस पार्ट में केवल ये देखेंगे कि आखिरकार भारत में यूरोप का प्रवेश हुआ क्यों। साथ ही हम ये देखेंगे कि उन यूरोपीय कंपनियों में अग्रणी कंपनियां कौन सी रहीं, क्यों रहीं, वही क्यों सबसे पहले आईं, और उन्होंने किस तरीके से भारत पर प्रभाव जमाया और अंततः उनकी प्रभुता और उनके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बाद में अन्य कंपनियां कौन सी आईं, और फिर इन कंपनियों की प्रारंभिक कंपनियों की अवस्थिति क्या से क्या रह गई। हम इतना बस आज अध्ययन करेंगे। अपने सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार अंग्रेजों ने किस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी को पराजित किया, किस तरीके से अपने आधिपत्य की स्थापना के लिए कर्नाटक जैसे वॉर को प्रायोजित किया, और इस प्रायोजन के बाद वो किस तरीके से सफल होकर बंगाल की ओर मुड़े। तो हम ऐसे अपनी कहानी को क्रमबद्ध पढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस या किसी भी प्रकार की कोई बोरियत ना फील हो। क्लियर? तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार यूरोपियंस भारत में आए क्यों। इससे पहले भी तो यूरोपियंस आए थे, लेकिन इस बार के यूरोपियंस का क्या डिफरेंस है। तो आप ऐसे समझिए कि तीसरी शताब्दी के आसपास, या आप कह सकते हो तीसरी सदी के आसपास, रोमन साम्राज्य बेसिकली 2 भागों में विभक्त था। एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक था दक्षिणी रोमन साम्राज्य। क्लियर? पूर्वी रोमन साम्राज्य में वास्तव में क्या था कि कई सारे इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे और उसकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। समझना। वहीं दक्षिणी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रोम। लेकिन उस समय जर्मन आक्रमणकारियों के प्रभुत्व से दक्षिणी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया 7वीं शताब्दी तक आते आते। समझ गए? तो जब उसका पतन हो गया, वहाँ पर भी ऐसे ही आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न मिलेंगे। हम जब वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसी बेस से ही पढ़ेंगे। बस यहाँ हम समझाने के लिए आपको बस बता रहे हैं। तो जब उसका पतन हो गया तो केवल बचा पूर्वी रोमन साम्राज्य, और जिसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया वास्तव में यूरोप और
पूर्वी एशिया के मध्य का एक स्थान था। आप कह सकते हो कि ये एक ट्राई जंक्शन था। आप ऐसे देखिए कि कुस्तुनतुनिया वास्तव में कहाँ पे था। एक मिनट, यहाँ पे इसमें भी नहीं है। हाँ, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे था ये कुस्तुनतुनिया, ये यूरोप के ट्राई जंक्शन पे। क्लियर। अभी हम आपको दिखाते हैं ये कुस्तुनतुनिया आपको कैसे मिलेगा। आप ऐसे देखिए, ये जो आपका मैप है, क्लियर, यहाँ पे ये था कुस्तुनतुनिया, समझ गए, टर्की के पास में। आज का आप टर्की समझ सकते हो, टर्की और ग्रीस का रीजन। क्लियर। तो इस कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ कि तुर्कों का आक्रमण हो गया, अर्थात तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण करके अपने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी। क्लियर। अब जब तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो तुर्कों ने आक्रमण क्यों किया था? यूरोपियंस की प्रभुता को समाप्त करने के लिए। अब यूरोपियंस की जब प्रभुता को समाप्त करने के लिए तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, तो ये पुर्तगाली या फ्रांसीसी या ब्रिटेन, इन देशों को यूरोप से, सॉरी, पूर्वी देशों से जो माल मिलता था या जो वस्तुएं उस समय की मिलती थी, वो वस्तुएं मिलनी समाप्त हो गई। क्लियर। अब जब यहाँ तक वस्तुएं ही नहीं पहुँच पाई, चाहे किंगडम हो, चाहे आयरलैंड हो, या पुर्तगाल हो, या स्पेन हो, या फ्रांस हो, तो क्या हुआ कि ना तो ये मेडिटेरियन सी से जा सकते थे, ना ही ये ब्लैक सी से जा सकते थे, ना ही बोलन और गोमल दर्रे से भारत पहुंच सकते थे या पूर्वी एशिया पहुंच सकते थे। और पूर्वी एशिया का मतलब ये होता था कि इंडिया के रीजन से मसालों की प्राप्ति और साथ ही इंडोनेशिया के रीजन से मसालों की प्राप्ति। क्लियर। इंडोनेशिया में एक आइलैंड था जो मसालों के नाम से ही फेमस था, जिसका नाम था स्पाइस आइलैंड। क्लियर। इस स्पाइस आइलैंड की खास बात क्या थी? आप ऐसे देख सकते हो कि आज का स्पाइस लैंड था मलाकू। आज जो मलाकू आइलैंड हम सुनते हैं ना, वास्तव में यही उस समय का स्पाइस आइलैंड हुआ करता था। क्लियर। अब स्पाइस आइलैंड में वो इसलिए आते थे क्योंकि उनको मसाले चाहिए होते थे। मसाले क्यों चाहिए होते थे? क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के रहने वाले लोग थे, और ठंडे प्रदेश में आप जानते हो कि ठंडे प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो क्या है? मीट मांस। और मीट मांस को प्रिजर्व करने के लिए उनको मसालों की ज़रूरत पड़ी। क्लियर। तो मसाले तो उनको चाहिए, अर्थात आवश्यकता उनके लिए मसालों की थी, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी। समझ गए। अब जब आवश्यकता ऐसी होती है तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समझना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब ये सारे मार्ग उनके लिए बाधित हो गए, पहले क्या था कि यूरोप जाने के लिए पूर्वी देशों के लिए 3 मार्ग होते थे। पहला मार्ग होता था कि बोलन और गोमल दर्रे के माध्यम से स्थल के रूप में यूरोप से कनेक्ट हुआ जाए। हालांकि पूरी तरह से यूरोप से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरबों के द्वारा तो यहाँ तक माल ले जाया जाता था, और अरबों के बाद यहाँ से यूरोपियंस ले लेते थे, और यूरोपियंस फिर अपने यहाँ बेचते थे, अर्थात दलाली के माध्यम से, ब्रोकर्स के माध्यम से माल वहाँ पहुँचता था। और जब ब्रोकर्स के रूप में माल पहुँचता था तो भले ही कीमतें ज़्यादा हो जाएं, लेकिन फिर भी उसमें लोग प्रॉफिट पे ही रहते थे। क्लियर। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि यार कहीं ना कहीं से तो वैकल्पिक मार्ग निकाले जाएं। दूसरा जो मार्ग था वो था अरब सागर से होते हुए पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ आप ये देख रहे हैं ना, यूनाइटेड अमीरत से यहाँ से लोग जाते थे और पर्शियन गल्फ के रूप में फिर स्थल के माध्यम से पहुँच जाते थे। अब लेकिन यहीं पे चचा बैठे हुए हैं, तो चचा कैसे आगे जाने देंगे किसी को? क्लियर। तो चचा ने क्या किया कि ये पूरा मार्ग ही ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक हो गया तो कहीं से कुछ पहुँचा ही नहीं। तीसरा जो मार्ग था उनका वो था रेड सी का, लाल सागर का। अरेबियन सी से, गल्फ ऑफ अडन से होते हुए वो रेड सी से सुएज नहर के रूप में पहुंचते थे। पहले सुएज कैनाल नहीं बनी थी, 1869 में सुएज कैनाल का निर्माण होता है। क्लियर। जब गांधी का जन्म होता है। क्लियर। तो तब ये हुआ था, लेकिन इससे पहले नहीं था। ये सिनाई पेनिनसुला, ये है सिनाई पेनिनसुला के माध्यम से ही व्यापार होता था। अब जब ऐसी सिचुएशन बनी तो लोगों के मन में ये हुआ कि अब हम नए वैकल्पिक मार्ग खोजें, और इन वैकल्पिक मार्गों को खोजने में पुर्तगाली और स्पेन के जो नाविक थे या यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि यही लोग वास्तव में ब्रोकरी का काम करते थे पूरे यूरोप में माल पहुँचाने के लिए। क्लियर।
तो ये लोग निकल पड़े यात्रा के लिए और तलाशने लगे वैकल्पिक मार्गों की खोज। और वैकल्पिक मार्ग के लिए जब निकले तो सबसे पहले स्पेन का एक नाविक था, उसका क्या नाम था, कोलंबस। कोलंबस जब निकला तो वो अटलांटिक को पार करते हुए यहाँ पे अमेरिका पहुँच गया, इन छोटे छोटे देशों के मध्य। वो ये समझ बैठा कि वास्तव में यही क्या कहते हैं इंडिया है। अब उसके पास उस समय इतनी खोजें तो थी नहीं, या इतनी अच्छी उसके पास समझ तो थी नहीं कि वास्तव में इंडिया कैसा होगा। तो वो यहाँ से सीधे इधर चला गया, वो नीचे की ओर नहीं आया। जब वो इधर चला गया तो वहीं दूसरी ओर बार्थोलोम्यूज डियास नाम का एक व्यक्ति 1485 में बिल्कुल किनारे किनारे अफ्रीका के पहुंचता है, और अफ्रीका के किनारे किनारे होता हुआ बिल्कुल नीचे यहाँ से बिल्कुल आते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। कहाँ पे आप बताइए, नीचे। ये क्या एरिया था, याद करिए, इसको कहते हैं बेसिकली क्या, केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप कहते हैं, पहले इसे केप ऑफ गुड होप नहीं कहते थे, पहले इसका नाम दूसरा था। क्लियर। वो यहाँ पे पहुँच जाता है, इस जगह पे पहुँचकर वो रुक जाता है, उसको लगता है कि मैं मार्ग भटक गया। वो यहाँ से फिर वापस हो जाता है। अब जब यहाँ से वापस हो जाता है तो यहाँ तक का तो रास्ता क्लियर हो गया, इसके आगे वही जा सकता था जो काफ़ी ज़्यादा और साहसी हो। जैसे होता है ना कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, 3 से 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट हो जाते हैं, आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, और अगर आप लास्ट ट्राई कर लो तो हो सकता है हो जाए, लेकिन कुछ लोग वापस हो जाते हैं वहाँ से, अर्थात वो अपनी यात्रा यहाँ तक कर लाते हैं। यहाँ से आगे जो बढ़ता है वही विश्व विजेता बन जाता है। और उसी दिशा में बढ़ता हुआ इस पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा 1498 में यहाँ तक जब पहुँच गया तो उसके मन में भी आया कि क्यों ना हम भी वापस चलें, लेकिन उसने कहा नहीं, इसी के आगे तो होप है, इसी के आगे तो उम्मीद है, इसी के आगे तो हमारी ज़िंदगी है, और वो यहीं से आगे बढ़ता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया उसने केप ऑफ गुड होप, अर्थात आशा अंतरिप, उम्मीदों का अंतरिप। क्लियर। और यहाँ से वो पहुँच जाता है कहाँ पे, इंडिया की ओर। तो अब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्ग आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्ग उसने क्लियर कर लिया। क्लियर। अब जब यहाँ से यहाँ तक का मार्ग क्लियर हो गया तो ये पता चल गया कि अच्छा इंडिया हम ऐसे जा सकते हैं। समझ गए। इंडिया तक की जब उसने खोज कर ली तो ये हुआ, साउथ इंडोनेशिया से तो ऑलरेडी इंडिया से होते हुए माल जाता था, तो यही बस तो मार्ग रूट बाधित था। इस मार्ग की अपेक्षा उसने यहाँ से दलाली शुरू कर दी, तो यहाँ से वो माल लेता और फिर यूरोप में पहुँचाने लगा। ऐसे धीरे धीरे इसने शुरुआत की, आगे चलकर कई अन्य देश आने लगे। उससे क्या हुआ कि भारत से यूरोप के संपर्क जुड़ गए। समझ रहे। आप ऐसे देख सकते हो कौन से ट्रेड रूट हुआ करते थे। पहले ऐसे यहाँ से जाया करता था, दूसरा ये मार्ग हुआ करता था, तीसरा ये ऊपर से स्थल मार्ग हुआ करता था। क्लियर। जब यहाँ से यूरोपियंस आ गए तो वो ऐसे इधर से, और ये यहाँ से इंडोनेशिया के मलाकू आइलैंड आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे करके व्यापार होता था। समझ गए। ऑलरेडी हमने ये सारे मैप आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्लियर। तो आप इतनी बातें अब समझ गए कि वास्तव में ये लोग आए कैसे थे, कैसे भारत की खोज हुई थी। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि क्या भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, या भारत वास्तव में पहले से था, या इस शब्द का वास्तव में मतलब क्या है। इस शब्द का मतलब बस इतना है कि पहले यूरोपियंस क्या करते थे, भारत से दलाली के रूप में माल लेते थे, अर्थात वो बोलन और गोमल या स्थल मार्ग के रूप में जानते थे कि भारत का रास्ता ये है। साथ ही कई सारे वैकल्पिक सामुद्रिक मार्गों के बारे में जानते थे, लेकिन नए एक सबसे बड़े सामुद्रिक मार्ग को वो नहीं जानते थे जो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाता था। तो उसी रास्ते के द्वारा भारत को खोजना, इसीलिए कह दिया गया ये वास्तव में भारत की खोज थी। किसके लिए, पुर्तगाली और स्पेन के नाविकों के लिए। समझ गए। तो आप ये कह सकते हो जब भी आपसे कोई ये लाइन बोले कि क्या भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, तो नहीं, भारत की खोज वास्को डिगामा ने नए वैकल्पिक सामुद्रिक मार्गों के माध्यम से की। क्यों, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से विद्यमान ही था। क्लियर। तो आप इतनी कहानी अब समझ गए। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं ताकि आप अपना टॉपिक कवर कर सकें। क्लियर।
ऑलरेडी हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से मार्ग थे। 3 मार्ग थे, फारस की खाड़ी, लाल सागर, दर्रे, गोमल, बोलन, खैबर। क्लियर। अरब व्यापारी और जहाजियों के द्वारा एशिया में व्यापार चलाया जाता था, अर्थात अरब व्यापारी क्या करते थे, दलाली करते थे, किसके साथ में, यूरोप और एशिया के व्यापारियों के साथ में। क्लियर। भूमध्य सागर और यूरोपीय भाग पर इटली का एकाधिकार था। आप ऐसे समझ सकते हो, ये था भूमध्य सागर ये था भूमध्य सागर। क्लियर। और आप इटली की लोकेशन को भी देख रहे हो, ये थी इटली। क्लियर। अब जब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया थी, ठीक, तो इटली क्या करता था, बीच का वो बनता था दलाल, चौधरी। क्लियर। तो इटली के द्वारा ही इन सबको माल भेजा जाता था। ये मेडिटेरियन आप देख रहे हैं ना, आप देखिए ये भूमध्य सागर। क्लियर। और ये आपका इटली हो गया, तो यहाँ से ये दलाल बन जाता था। समझ गए। अब आगे देखते हैं कि अनेक राज्यों व दलालों से गुजरता था, फिर भी वो माल लाभ में रहता था। मैंने ये कहानी भी आपको बता दी। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कर ली। वास्तव में इसी को एशिया माइनर भी कहते हैं। समझ गए। आपने एक बार और सुना होगा एशिया माइनर का नाम एंसेंट इंडिया में, कि वहाँ से बोगास कोई नाम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें इंद्रमित्र और वरुण नासत्य की संधि पत्र की बात की जाती है। उसको हम वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। समझ गए। तो आप समझ गए, इसी को एशिया माइनर कहते हैं। अब देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। आपको पता है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया, हमने ये भी आपको बता दिया। यूरोप व एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा का अधिकार हो गया। वेनिस आपको पता है ये इटली का ही एक शहर था। क्लियर। और जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर था। क्लियर। उस समय स्विट्जरलैंड इतना अस्तित्व में नहीं था, लेकिन ये बड़े बड़े नाम ही, शहर ही बड़े बड़े उस समय के राज्य हुआ करते थे। क्लियर। तो आप समझ गए कि यूरोप पर वेनिस और जेनेवा का अधिकार कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि आप बताइए कि नज़दीक कौन है इस समय इसके, इटली है, अर्थात इटली का वेनिस है। और आप यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ही था जेनेवा। तो इन लोगों ने मिलकर इनके साथ तो एक कार्टेल बना लिया, लेकिन ये बेचारे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक अपने आप को अलग थलग समझने लगे। इनको कोई माल ही नहीं देता था, और जो देते थे तो काफ़ी महंगे दाम पर देते थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम अपना अलग ही मार्ग कोई खोजते हैं, और वैकल्पिक मार्गों की तलाश में निकल पड़े। साथ ही आपको पता है कि जिस दौर में ये परिस्थितियां चल रही थीं, उसी दौर में पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचार भी इनके अंतर कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रहे थे। तो उनकी उम्मीदों ने, या आप कह सकते हो पुनर्जागरण के बौद्धिक विकास ने इनके अंदर जज्बात, जुनून और जिद पैदा कर दी, जिसके माध्यम से इनके अंदर निडरता और साहस का ऐसा समावेश हुआ कि ये समुद्र की इन हिलोरे मारती लहरों के मध्य अपनी पतवार को खेने के लिए निकल पड़े। और जब ये निकल पड़े तो उम्मीदों के उस सागर को लांघ कर भारत जैसी पवित्र भूमि पर पहुंचकर वहां से मसालों की प्राप्ति की, और अपने देश में आकर फिर से उन मसालों को काफ़ी महंगों दाम पर बेचकर काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाया। समझ गए। इतनी कहानी। फिर बात आती है कि स्पेन और पुर्तगाल को बाहर कर दिया, मैंने ऑलरेडी बताया। इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, मैंने अभी बताया मलाकू आइलैंड के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग की अब खोज की जानी थी, और इसी द्वीप को वास्तव में ईस्ट इंडीज़ द्वीप के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी कंपनियां बनती हैं, चाहे वेरिंगदे ईस्ट इंडियाज़ हो, चाहे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या फिर पुर्तगालियों की कंपनी हो, इन सबको ईस्ट इंडिया कहा गया। क्यों? क्योंकि इनको स्पाइस आइलैंड और इंडिया या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। अब आप समझ गए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया क्यों कहा जाता था, ईस्ट इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इंडोनेशिया का मलाकू आइलैंड या स्पाइस आइलैंड हुआ करता था, उसे ही ईस्ट इंडियाज़ के नाम से कहा जाता था। समझ गए। अब बात आई कि नए मार्गों की खोज करने का उद्देश्य क्या था। आखिरकार पुर्तगाल के राजा और स्पेन के राजकुमार ने क्यों इतना बड़ा साहस या इतना बड़ा पराक्रम दिखाने की जिद पाली, या क्यों इतना बड़ा जुनून आया। जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा ना आईएएस कर रहे हो कि आपको अपने सुखों की चिंता है। आप इसलिए आईएएस बनना चाह रहे हो क्योंकि जिन्होंने आपके माता पिता की परवरिश पर शक किया, जिन्होंने आपकी मेहनत पर शक किया, उनको पलटकर जवाब देना है, इसीलिए तो कर रहे हो। और इसीलिए अभी आप शांत हो। अभी आपको कोई थप्पड़ भी मारता है, कोई इंसल्ट भी करता है, तो आप उसको जवाब नहीं देते हो,
क्यों? क्योंकि अभी शत्रुता लेना उतना उचित काम नहीं है। अभी आप वैकल्पिक मार्ग तलाशते हो, वैकल्पिक ग्रुप बनाते हो, वैकल्पिक संस्थानों में ज्वाइन होते हो ताकि आपकी तैयारी उत्कृष्ट हो सके। क्लियर? वही उन्होंने किया, अर्थात उन्होंने अरबों व वेनिस के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अलग मार्ग खोजे। दूसरा, तुर्कों से शत्रुता वो नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि हम जीत पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तुर्क सत्ता काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। क्लियर? फिर देखोगे, पूर्व से सीधा वो व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे, अर्थात वो नहीं चाहते थे कि अब कोई ब्रोकर के रूप में हम किसी से माल खरीदें। जैसे कई बार हो जाता है ना कि हम किसी से, आप इनडायरेक्टली माल खरीदते रहते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है क्यों ना हम इसे डायरेक्ट ही परचेज करें। ये लगता है ना कहीं ये बेईमानी ना कर रहा हो, तो उस बेईमानी से बचने के लिए भी इन्होंने सोचा कि अब हम डायरेक्ट व्यापारिक मार्ग के संबंध बनाएं। क्लियर? और इसी दिशा में ये निकल पड़ते हैं। अब निकल पड़ने के पहले, अर्थात महत्वाकांक्षा ऐसे तो प्रबल होती नहीं है, महत्वाकांक्षा के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास तरीके होने चाहिए, तभी तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को साकार रूप दे सकते हो। और उसी महत्वाकांक्षा को साकार रूप देने में 15वीं सदी के जहाज निर्माण की तकनीकियों ने, पुनर्जागरण ने उनको प्रभावित किया और प्रेरित किया। प्रेरणा उन्होंने ऐसे दी कि उनके अंदर जोश भरा, अर्थात कि मानव वो सब कुछ कर सकता है, मानव के अंदर वो अनंत सीमाएं हैं जो वो इन समुद्र की हिलोरे मारती लहरों को भी चीर कर भविष्य की अपनी गाथा लिख सकते हैं। तो उनके अंदर जोश आ गया, उनके अंदर ये जिद आ गई कि हमें करना है, आखिरकार हमें समुद्र के उन वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी है। और इसी जज्बे को साकार करने के लिए अपने अंदर के जुनून को उन्होंने बढ़ाया और निकल पड़े अपनी अपनी नाव लेकर कि अब तो हम विश्व को खोज कर ही रहेंगे। और उसमें जो पहला व्यक्ति निकला, तो मैंने आपको बताया बार्थोलोम्यू डियाज निकला, जो अफ्रीका के आसा अंतरिक्ष जिसको आज हम कहते हैं, वहाँ तक पहुँचकर उसके कदम ठंडे पड़ गए। होता है ना कि पहली बार जब आप तैयारी करते हो, फेल होते हो, तो ऐसा लगता है कि चलो वापस लौट चलते हैं, लेकिन फिर आप दोबारा जब मेहनत करते हो, नहीं यार इसके आगे तो जाना है, लबासना की उस टेबल में बैठकर एक बार कॉफ़ी तो ज़रूर पीनी है। समझ गए? उसी दिशा में था वास्को डिगामा और निकल पड़ते हैं पुर्तगाल और स्पेन की अपनी अपनी ध्वज पताका लेकर। क्लियर? जब निकलते हैं तो क्या होता है कि सभी तो एक मार्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। कोलंबस जो था स्पेन का, वो चला गया अटलांटिक पार करते हुए, कहाँ पे, यहाँ से वो निकला स्पेन से और उसने ये अटलांटिक पार किया और यहाँ से पार करके पहुँच गया अमेरिका के पूर्वी तटों पर। वो ये समझ गया कि अरे यही इंडिया है। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे वो यहाँ से निकला, यहाँ से बिल्कुल सीधा पहुँच गया इधर। उसको ये नहीं पता था कि हम यहाँ से नीचे नीचे होकर जाएं। क्लियर? उसी समय वहाँ से निकला दूसरा नाविक, कौन? वास्को डिगामा, क्योंकि अब धीरे धीरे सब निकल रहे थे ना। मैगलेन भी निकला। मैगलेन ने तो क्या किया कि यहाँ से इस पूरी गोल अर्थ का चक्कर लगाते हुए अटलांटिक को पार करके, पैसिफिक को पार करके, और कहाँ पे पहुँच गया? एशिया पहुँच गया। और एशिया से यहाँ से होते हुए फिर से वो अपने आसांतरिक को पार करते हुए वापस अपने देश पहुँच गया, अर्थात उसने पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगा दिया। समझ सकते हो? इतना साहसी और इतना जुनूनियत का सवार व्यक्ति था। पुर्तगाली नाविक जब वास्को डिगामा निकलता है तो वो यहाँ से नीचे नीचे पहुँच जाता है। आप समझ गए? अर्थात सब लोग निकल चुके थे। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे ये देखोगे ये देखिए, इसमें दिखाया है ना, एक मिनट, हाँ इसमें देखो दिखा रहे हैं कि कैसे कोलंबस निकला। ठीक है, ये देखिए कोलंबस यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए मैगलेन के बारे में चर्चा है ना, ये सब के रूट दिए हुए हैं। तो आपको मैंने मैप शेयर कर दिया, आप वहाँ से मैप इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में कौन कौन निकला, कौन कौन नहीं निकला। क्लियर? अब बात आती है आगे कि 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पहुँचता है, फिर मैगलेन पहुँचता है। जब ये पहुँचते हैं तो आप बताइए वास्को डिगामा को क्या मिलता है? अफ्रीका के तट ही तो मिलते हैं। तो उसने सोचा इंडिया तो हम पहुंच ही जा रहे, क्यों ना अफ्रीका पे भी अपनी मोनोपोली बना लो। तो 1498 के बाद से लेकर 1650 तक पुर्तगाली और स्पेन का अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पे कब्जा बना रहा, अर्थात एकाधिकार बना रहा।
लेकिन 1650 के बाद इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आगे उभर कर आए। डच वास्तव में आज का आप हॉलैंड कह सकते हो। हॉलैंड को आप ऐसे समझो, ये है हॉलैंड आपका, ये यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे हो ना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के ही कई पार्ट हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, इंग्लैंड, हॉलैंड और आयरलैंड, ये 3 देशों से मिलकर बनता है क्या, आपका यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख सकते हो। फिर बात आती है कि जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वहाँ से अफ्रीका से उन्होंने क्या किया, अफ्रीका से वहाँ के लोगों को दास के रूप में या गुलाम के रूप में उनको बेचने लगे। कहाँ पे? यूरोप के अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अमेरिका के अलग अलग कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि उस समय पुनर्जागरण और प्रबोधन शुरू हो चुका था, वाणिज्यवादी प्रवृत्तियां उभर कर आ रही थी, बागान वगैरह निर्माण शुरू हो रहे थे, तो बागान में मजदूरों की ज़रूरत होती थी। तो उन मजदूरों की पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने यहाँ से दासों को लेते थे और उन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में बेच देते थे। इसमें काफ़ी फ़ायदा होता था, इंग्लैंड को होता था, फ्रांस को होता था, क्योंकि ये लोग अपने अपने जहाज़ लेकर पहुँच जाते थे। और आप देखोगे, आप पढ़ते भी हो कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। क्लियर? भारत में जब पुर्तगाली आते हैं तो आपको पता है कि वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति के साथ में कोचीन या कालीकट के तट पर पहुंचता है, वहां के राजा जमोरिन से मिलता है। हालांकि अरब व्यापारी उसका विरोध करते हैं। अब आप बताइए, अरब व्यापारी उसका क्यों विरोध कर रहे होंगे? याद करिए, क्योंकि अरब व्यापारी इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि अरब कहाँ पे व्यापार करते थे, किसके साथ? वेनिस और जिनेवा के साथ में मिलकर अरब के व्यापारी व्यापार करते थे। तो अरबों ने इसलिए उसका विरोध किया क्योंकि अरब नहीं चाहते थे कि यूरोप का डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा तो फिर हम इन लोगों को कैसे माल बेच पाएंगे। और आपको पता है कि अरब व्यापारी क्या होते थे? ब्रोकर होते थे, दलाल। वो यहाँ से माल उठाते थे, यहाँ तक ड्रॉप करते थे, यहाँ से फिर माल इटली के शहर वेनिस और स्विट्जरलैंड का जेनेवा, वो लोग यहाँ से माल लेकर यूरोप के अन्य भागों में बेचते थे। तो अगर यही लोग बंद हो जाएंगे, यही लोग डायरेक्ट यहाँ से ले जाएंगे, तो फिर तो इनकी प्रभुता खत्म, इनका व्यापार खत्म। और जब व्यापार खत्म तो उनकी पूरी एक आप कह सकते हो संप्रभुता, या आप कह सकते हो उनका प्रॉफिट, वो समाप्त। क्लियर? तो उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके पुर्तगाली यात्रियों ने उस समय के मुग़ल राजा अकबर से, फिर शाहजहाँ से, फिर जहांगीर से, इन सब से कई सारे अधिकार प्राप्त कर लिए और कोचीन, गोवा, दमन द्वीप यहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित की। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्होंने जो बस्तियाँ स्थापित की प्रारंभ में, वो मुग़ल साम्राज्य के बाहर की स्थितियों में थी, अर्थात मुग़लों के अधीन ना तो कोचीन था ना गोवा था। समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुग़ल अपने आधिपत्य में नहीं थे। आप पढ़ते हो ना कि दक्षिण भारत का कई सारे रीजन मुग़लों की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आते थे। इसीलिए आप देखना कि कोचीन और गोवा में पुर्तगालियों ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, साथ ही समुद्री लूटपाट, डकैती को प्रमोट किया, लेकिन उनका कोई विरोध ही नहीं कर सकता था। वहाँ का राजा इतना मजबूत स्थिति में ही नहीं था। समझ गए? समुद्र में ये काफ़ी शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि इतने शक्तिशाली थे कि मुग़लों को जब अरबों से अपने घोड़े मंगाने पड़ते थे, अर्थात यहाँ से जब मुग़लों को घोड़े मंगाने पड़ते थे, आज का आप चाबहार पोर्ट या ग्वादर पोर्ट देखते हो ना, तो यहाँ से जब इनको अपना घोड़ा मंगाना होता था तो वास्तव में घोड़े कहाँ आते थे? गुजरात के तट पे या तो उतरते थे या तो भक्तराव पे उतरते थे। समझ गए? तो उस चीज़ के लिए इन्होंने मुग़लों से भी कहा कि आपको परमिट लेना पड़ेगा, और उस परमिट का नाम होता था काफिला आर्मेडा पद्धति। समझ गए? काफिला आर्मेडा पद्धति में एक और चीज़ होती थी कि जो भारतीय व्यापारी समुद्र के माध्यम से चाहे गल्फ ऑफ अदन की ओर जाते हों या अरेबियन सी के माध्यम से गल्फ ऑफ ओमान की ओर जाते हों। क्लियर? ये ओमान है और ये अदन है। क्लियर? तो इनको भी इतने मार्ग की सुरक्षा के लिए काफिला ऑफ आर्मेडा पद्धति का हिस्सा होना पड़ता था। क्यों? अगर नहीं होगे तो आपको समुद्र में लूट लिया जाएगा, जिसको आप पढ़ते हो ना समूरियन लुटेरे। क्लियर? आप पढ़ते होगे, मूवी कई सारी ऐसी आई हैं,
उसमें हॉलीवुड में, तो आप वहाँ पे देखते हो कि समुद्र के लुटेरों की मूवी आती है, वो यही से प्रेरित है। समझ गए? तो इनको लेना पड़ता था, उसी को कहते थे कार्पिडा आर्मेडा पद्धति, अर्थात एक तरीके का लाइसेंस। समझ गए? अल्फांसो डी अल्बुबर्क नाम का इनका एक गवर्नर आता है 1510 में, जिसने गोवा में अपनी बस्ती स्थापित की और फारस की खाड़ी से लेकर हारमूज में मलाया में स्थित मलक्का व इंडोनेशिया तक के अपने क्षेत्र पे प्रभुता स्थापित की। ये क्षेत्र आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऐसा था क्षेत्र कि ये है आपकी कौन सी, ये है रेड सी, क्लियर, हारमूज यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है फारस की खाड़ी, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, ये अरेबियन सी पूरा, क्लियर, ये हिंद महासागर, ये बे ऑफ बंगाल, क्लियर, ये इंडोनेशिया, ये आपका यहाँ पे मिलेगा क्या कहते हैं मलक्का, क्लियर, इस जगह पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र में इन्होंने अपना कब्जा बना लिया, क्लियर, इस पूरे एरिया पे। और यहाँ तक के पूरे क्षेत्र पे जिसको भी समुद्र से यात्रा करनी पड़ती थी उनको परमिट लेनी होती थी पुर्तगालियों से। सोच सकते हो कि कितना बड़ा उनका साम्राज्य स्टैब्लिश हो चुका था सामुद्रिक सीमा पे। इसके रीजन ये थे कि अभी तक बाहरी कंपनियां फ्रांस, अंग्रेज, डच वो नहीं आए थे, और आप देखोगे कि जब वो नई तकनीकियों लेकर आते हैं तो इनकी प्रभुता समाप्त हो जाती है, क्लियर। तो हम उसको देखेंगे। खैर, फिर बात आती है कि जब ये लोग करते हैं भारत में, मतलब आते हैं, तो क्या करते हैं, काफ़ी सारे अत्याचार करते हैं, और इनकी प्रवृत्ति क्योंकि सुधारात्मक नहीं होती है, ये लूटपाट करते हैं। मतलब खुद कहेंगे कि हाँ हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर मौका मिलता था तो खुद ही लुटेरे बन जाते थे, खुद ही लोगों के साथ अत्याचार करते थे, काफ़ी अमानवीय व्यवहार करते थे। जो इनके धर्म में परिवर्तित नहीं होता था उसको मार देते थे। यहाँ तक कि आप देखोगे कि इसने विवाह के लिए भी प्रेरित किया कि आप भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करिए, अर्थात ईसाइयत को प्रमोट करिए। इससे भारतीय परंपरा काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हुई। दूसरा रीज़न ये था कि ये ऐसा सब इसलिए भी कर पा रहे थे क्योंकि दक्षिण भारत मुगलों से बाहर था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसका भी इनको काफ़ी लाभ मिल रहा था। लेकिन आप जैसा जानते हो 1650 के बाद इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने इनके एकाधिकार को तोड़ दिया। किसके एकाधिकार को? स्पेन और पुर्तगाल के। वही होता है ना कि आप कब तक सत्ता में निरंकुशता को बरतते रहोगे, आप कब तक अपनी सत्ता की उस प्रभुता को ये दर्शाने का प्रयास करोगे कि आप निरंकुश हो। कोई ना कोई तो युग में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आप पे अंकुश लगाएगा, और वही स्थिति हुई इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस की। क्यों? क्योंकि इनको भी यही लगने लगा कि अच्छा अब आप लोग इस चीज़ में प्रमोशन कर रहे हो। और रही बात, उस समय इंग्लैंड, हॉलैंड या फ्रांस क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रबोधन और पुनर्जागरण के विचार उभर कर नहीं आ सके थे। क्यों नहीं आ सके थे? क्योंकि वहाँ चर्च का डोमिनेंस हुआ करता था। हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री, तब वहाँ से एक बार इसको फिर रिलेट कर देंगे, तो आप ये कहानी और अच्छे से समझ सकते हो, क्लियर। तो इनके एकाधिकार को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत और श्रीलंका में अपनी बस्तियां बसाईं, और डचों ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड, यहाँ पर कब्जा स्थापित कर लिया। हालांकि उनका इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया की ओर आएँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया इंडोनेशिया और यूरोप के देशों के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, तो इसलिए यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो उन्होंने अपने रेस्ट रूम बनाए थे। जैसे सूरत में बनाया, भड़ौच में बनाया, कैबे में बनाया, अहमदाबाद में, कोचीन में, नागपट्टनम में, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना। अब आपको ये नहीं याद रखना है, देखिए ऑप्शनल पढ़ते वक्त यही एक आपको खास बात याद रखनी पड़ती है कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि डचों ने किस वर्ष स्थापना की, किस राजा से परमिशन ली, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये पढ़ोगे तो फिर हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी की दृष्टि से नहीं होगी। हिस्ट्री ऑप्शनल फिर आपकी हो जाएगी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो तथ्यात्मक हो जाती है, जो उतनी प्रासंगिक नहीं रहती। और ऑलरेडी आपसे ऐसे तो प्रश्न पूछेगा नहीं कि डचों ने किस साल में कौन सी बस्ती स्थापित की, बस इतना पूछता है कि आप बताइए क्या डचों ने कभी मछलीपट्टनम पे अपनी बस्तियां बसाईं या अपने व्यापारिक केंद्र ओपन किए। व्यापारिक केंद्रों को ही फैक्ट्री कहा जाता था। आज के जो व्यापारिक केंद्र हम समझते हैं ना, उनको वास्तव में उस समय के दौरान फैक्ट्री वर्ड से यूज किया जाता था। फैक्ट्री का मतलब होता था फैक्टर, क्लियर।
तो आप इतना बस याद रखना है, समझ गए। फिर क्या होता है कि एशिया में जब अंग्रेज आते हैं तो हालांकि अंग्रेज़ों के आने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हो 1600 में इंडिया आती है। उसके आने के पहले मिंडेल हॉल नाम का एक व्यक्ति बोलन और गोमल दर्रे को पार करते हुए, अर्थात आप ऐसे समझो कि वो यहाँ से आते हुए, इस रास्ते से आते हुए जिससे सिकंदर आया था उस रास्ते से आकर मुगल दरबार में काफ़ी वर्षों तक रहा। वहाँ पे देखा कि हाँ मुग़ल राजा क्या परमिशन दे सकते हैं हम जैसे अंग्रेज़ों को। साथ ही उसने यूरोप की अन्य कंपनियों को भी देखा, तब वो वापस गया और अपने देश के लोगों को बताया कि आप एक काम कर सकते हो, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट ला सकते हो और वापस हम लोग चलते हैं, मुग़ल राजा हमें परमिशन देगा। अब इसी दिशा में बढ़ते हुए आप जानते हो कि कई सारे लोग आते हैं जो कि अपनी अनुमति मांगते हैं। 1600 में एलिजाबेथ इनको चार्टर देती है। हालांकि एलिजाबेथ ने जो चार्टर दिया इन कंपनी के लोगों को, कंपनी वास्तव में क्या थी, एक निजी निकाय थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम दिया गया क्योंकि ईस्ट के साथ इन्हें व्यापार करना था और इंडिया का मतलब आप समझ सकते हो कि वही इंडोनेशिया का पार्ट, क्लियर। और ये कहा कि आप 15 वर्ष तक आप ही व्यापार करो। एकाधिकार का ये मतलब होता है कि आपके अलावा उस क्षेत्र में कोई भी दूसरी ब्रिटेन के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा कंपनी नहीं भेजी जाएगी। हाँ फ्रांस भेज दे, स्पेन भेज दे, पुर्तगाल भेज दे, उनकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे देश से केवल और केवल एक ही कंपनी जाएगी और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 15 वर्ष तक, 15 वर्ष एक दिन जहाँ हुआ तुरंत हम अपनी दूसरी कंपनी भेज सकते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यानी कि 15 वर्ष के पहले ही एलिजाबेथ का जब शासन समाप्त होता है तो जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बनते हैं और जेम्स प्रथम को राजा बनाने में वास्तव में इन्हीं व्यापारियों का योगदान था। तो जेम्स प्रथम ने भावुक होकर इनसे कह दिया कि आप अनलिमिटेड टाइम तक इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हो। लेकिन इस अनलिमिटेड टाइम को फिर तोड़ने का प्रयास किया गया कब, 1813 में, अर्थात 1773 से शुरुआत हो चुकी थी। और आप देखोगे कि 1793 के चार्टर अधिनियम से ये कंडीशन लगने लगी कि अगले 20 वर्ष बाद हम आपकी मोनोपोली समाप्त कर देंगे। उसका क्या रीज़न है हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम बेसिक देखते हैं, क्लियर। तो आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली कि ईस्ट के साथ इनको व्यापार करना था। तो 1608 में इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की हॉकिंस की मदद से। बात ये थी कि स्टीफन हॉकिंस जाते हैं, स्टीफन हॉकिंस नहीं, हॉकिंस जाते हैं कहाँ पे, मुग़ल दरबार में। और उन्होंने 1608 में, आप याद करिए, 1605 में अकबर मर जाता है। अकबर के बाद उसके बेटे कौन था बताइए, जहांगीर, उससे परमिशन लेते हैं कि हमको साहब व्यापारिक केंद्र खोलना है पश्चिमी तट पे। तो उन्होंने परमिशन दे दी हॉकिंस को कि ठीक है आप सूरत में अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो। बट हॉकिंस को खुशी नहीं थी, क्यों, वही होता है ना कि जब आप महत्वाकांक्षी होते हो तो आप जरा सी चीज़ में संतुष्ट नहीं होते हो, आपको और ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि दोबारा भेजा जाता है टॉमस रो को और वो बेचारा रोते रोते पहुंचता है जहांगीर के पास और उससे कहता बाबूजी आपने हमें पश्चिम में तो दे दी, एक काम करो ना कि आप अपने पूरे मुगल साम्राज्य के किसी भी भाग पर हमें कंपनी इस्टेब्लिश करने की या व्यापार इस्टेब्लिश करने का, केंद्र इस्टेब्लिश करने की अनुमति दे दो। जहांगीर ने कहा हद है यार, अभी तो मैंने आपको 1605 में दी ही थी और आप कह रहे हो कि पूरे उसमें दे दें, इससे तो बाकी कंपनी वाले भी नाराज़ हो जाएंगे। आप देखोगे उसी समय फ्रेंच भी आ चुके होते हैं, उसी समय डच आने वाले होते हैं, क्लियर, सॉरी डच आ चुके होते हैं, फ्रेंच आने वाले होते हैं, पुर्तगाली ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं। तो उसको लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत कर देगा। फिर भी काफ़ी ज़्यादा जब रोया, आखिरकार टॉमस रो था नाम उसका, तो रोता रहा, खूब रोया, मतलब 2 दिन तक खाना नहीं खाया, निराश हो गया। तो जहांगीर जब सुबह सुबह निकले तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबूजी आप जाइए, आप खोल लीजिए कहीं पर भी कंपनी। तो उन्होंने फिर अलग अलग पार्ट में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। इसी दिशा में आप देखोगे चिनसुरा में इस्टेब्लिश करते हैं, बंगाल में हुगली में करते हैं, आप देखोगे कि मछलीपट्टनम में करते हैं जो कि दक्षिण भारत की पहली कंपनी थी इस्टेब्लिश करने की अंग्रेज़ों की, क्लियर। तो ऐसे ही इनको ये अधिकार मिलता है। कई बार क्या होता है एस्पायरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रांसिस को हॉकिंस को कैसे मिला और टॉमस रो को क्या मिला, यानी कि दोनों के मिलने में डिफरेंस क्या था। तो आप समझ गए डिफरेंस ये था कि हॉकिंस को केवल एक क्षेत्र में मिला था और
टॉमस रो को पूरे इंडिया के मुगल जितनी भी सीमा थी उसके अंदर मिल गया। क्लियर, आप इतना समझ गए। वहीं दूसरी ओर एक घटना और घटित होती है, वो घटना थी प्यार की, अर्थात ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनको मोहब्बत हो गई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। क्लियर। अब कैथरीन इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार मतलब बिना मोहित हुए रह ही नहीं पाए। तो राजकुमार जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने विवाह कर लिया राजकुमारी से। अब राजकुमारी से जब विवाह कर लिया तो आप बताइए पुर्तगाल का राजा इतना तो निष्ठुर नहीं रहा होगा कि अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने दामाद को कुछ ना दे। तो जानते हो अपने दामाद को उसने क्या गिफ्ट किया? उसने अपने दामाद को इंडिया का बम्बई दे दिया। आप सोच सकते हो दहेज प्रथा की कितनी बड़ी प्रबलता उस समय विद्यमान थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, जबकि खुद दहेज में क्या लिए बैठे हैं? बम्बई। मतलब सोचो, खुद खा रहे हैं और हमसे कह रहे नहीं दहेज आपको नहीं लेना चाहिए। हालांकि दहेज प्रथा एक बुरी प्रथा है, उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे कि अंग्रेजों की प्रवृत्ति कथनी और करनी में कितना डिफरेंस था। और ये वर्ल्ड में पहला ऐसा था कि दहेज में बम्बई मिला। इससे पहले आपने पढ़ा था सबसे ज़्यादा दहेज में क्या मिला था? सबसे बड़ा क्षेत्र किसको मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। जब हेलिना का विवाह सेल्यूकस ने अपनी बहन बेटी हेलिना का विवाह किसके साथ किया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उसको अराकेसिया, जड्रेसिया ये सारे क्षेत्र मिले थे और एक दूत भी मिला था, हाथी भी मिले थे। तो सब तो दहेज उस समय कितने अच्छे मिलते थे। खैर, फिर बात आती है गोवा दमन द्वीप को छोड़कर पुर्तगाली बाहर हो जाते हैं, अर्थात अंग्रेजों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होती है। डचों ने इनको कई स्थानों पर पराजित कर दिया था। आप जानते हो कि डचों का प्रभुत्व इंडोनेशिया में बढ़ रहा था, तो इनकी सीमाएं सीमांकित होने लगती हैं और फिर ये पूरी तरह से समाप्त होकर केवल गोवा दमन द्वीप में केंद्रित रह जाते हैं और ये वास्तव में 1961 तक भारत में रहते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद कौन जाते हैं? पुर्तगाली। क्लियर। और इनको सेना के द्वारा इनको भगाया जाता है, समझ रहे? पुर्तगाली और फ्रांसीसी दो लास्ट में जाते हैं 1961 में। क्लियर। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज वर्सेस डच शुरू हो जाता है। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों का ध्यान कहाँ था? इंडिया में और श्रीलंका में। डच कहते थे बाबूजी हमें भारत की आइसक्रीम नहीं खानी है, वो चले गए इंडोनेशिया की ओर, सुमात्रा की ओर। लेकिन डचों ने सोचा अरे भाई आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, इंडिया की भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब वाडीलाल की आइसक्रीम खाएं चाहे मदर डेयरी की आइसक्रीम खाएं, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, थोड़ा तो टेस्ट वाडीलाल का भी ले लेना चाहिए। तो डचों ने कहा भाई साहब हम भी इंडिया में अपनी प्रभुत्ता इस्टेब्लिश करेंगे और इसको लेकर कई बार युद्ध हुए। और युद्ध कैसे हुए कि जब डच इंडिया में आने की प्रभुता दर्शाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब हम इंडोनेशिया में आएंगे। और दोनों के मध्य 1654 से 1667 के मध्य तक कई सारे युद्ध हुए और युद्ध ऐसे हुए कि ना वो जीते ना हम जीते। अर्थात वही होता है ना कि ना तुम जीते आइसक्रीम खाने में ना हम जीते, और जब ना तुम जीते ना हम जीते तो एक काम करते हैं कि तुम अपने पास भाई भारत रख लो और हम अपने पास इंडोनेशिया रख लेते हैं। अर्थात अब हम ना तो इंडिया में इंटरफेयर करेंगे और तुम ना इंडोनेशिया में करो, अपने क्षेत्रों में तुम भी मस्त और हम भी मस्त। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर तो लड़ाई शांत हो गई, लेकिन कई वर्षों के बाद, कई वर्षों का मतलब लगभग 100 वर्षों के बाद डचों के अंदर इंडिया के व्यापार को लेकर फिर से प्रभुता जागृत हुई और फिर आप देखोगे डचों और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है। क्लियर। उसे हम पढ़ेंगे बेदरा का युद्ध। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार पुर्तगाली भारत में क्यों पतन की ओर चले गए। आपको इस टॉपिक पे ऐसा क्वेश्चन ना तो पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों क्यों पराजित हो गए, आपसे ऐसे जरूर पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगालियों की पराजय ने किस तरीके से अन्य कंपनियों को महत्वाकांक्षी बनने की ओर प्रबल कर दिया। तो आप ये बता सकते हो कि पतन के वास्तव में उनके ये कारण थे, इसलिए कई सारी कंपनियां अपने आप को साम्राज्यवादी शोषण की ओर प्रवृत्त हुई। क्लियर। तो कौन से पतन के कारण थे? भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना। आपसे प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है ये 3 से 4 कारण देकर, तो आपको याद रखना है। इसमें क्या था कि अल्बुबर्ग, मैंने ऑलरेडी बताया था कि भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित करता था, जो कि इंडिया के कल्चर को डाइल्यूट करने की बात थी। साथ ही ये लोग गुप्त रूप से व्यापार करते थे। गुप्त रूप से व्यापार का मतलब
कि जो लोकल राजा के द्वारा एक टैक्स इनको देना होता था वो टैक्स भी नहीं देते थे। डकैती और लूटमार इतना करते थे कि जिनको ये काफिला पद्धति का हिस्सा बनाते थे उन्हीं को डकैती करवा देते थे, उन्हीं की लूट करवा देते थे। इसके अलावा इन्होंने नए उपनिवेशों की खोज कर ली थी। कहाँ पे? ब्राज़ील में। आप ब्राज़ील को ऐसे देखिए, जैसे ये इंडिया था, प्यारा भारत हमारा, ये हमारा अफ्रीका, और यहाँ से जब आप पहुँचोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे ब्राज़ील। क्लियर? ये ब्राज़ील है। इस जगह पे, इस एरिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के अन्न उत्पाद उसकी इनको यहाँ से प्राप्ति होती थी। जैसे सोरा की प्राप्ति होती थी, साथ ही कपास की प्राप्ति होती थी, जो उस समय के इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो गई थी। तो उन्होंने केवल यहीं से व्यापार करने की शुरुआत की। और दूसरी बात ये थी, ये घर की बात थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको सीधे यहीं पे जाना होता था, अर्थात केवल अटलांटिक को पार करना होता था। और यहाँ पे क्या होता था? अटलांटिक भी पार करना है, हिंद महासागर भी पार करना है, साथ ही अंडमान भी, बंगाल की खाड़ी भी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी, तो वो वहीं तक केंद्रित रह गए। क्लियर? फिर बात आती है कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ में इनकी प्रतिस्पर्धा हुई। अर्थात आप देखते हो कि पुर्तगाली वर्सेस डच होता है, पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज होते हैं। और फिर जब दहेज हो गया, घर की बात हो गई, दामाद जब बन गया है, तो दामाद को आप बताइए कौन छेड़ता है? अपनी बेटी की खुशी को कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी खुश रहे? तो इन्होंने कहा भाई साहब हम जा रहे हैं, तो दामाद हमारा है ही। क्लियर? अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक, इनके पास युग के बदलते प्रक्रम के अनुरूप तकनीकी का अभाव था। आप देखोगे कि ब्रिटेन में नए नए संयंत्र, संयंत्र का मतलब कई सारी आप कह सकते हो टूल्स, उनकी खोज हो चुकी थी। तो उन टूल्स ने व्यापार को प्रमोट किया, अर्थात उनके नाव, जो जहाज़ बनते थे, बड़े बड़े भार वाले बनने लगे, जो काफ़ी ज़्यादा भारशील वस्तुओं को वहन कर सकते थे। तो उस चीज़ में ये पीछे रह गए। साथ ही कई सारे पुर्तगीज जो वायसराय थे, उन पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण रहा। आप देखोगे कि वास्तव में शुरुआत किसने की थी? हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल का राजा था। तो ये लोग क्या करते थे कि पुर्तगाली वायसराय को इंडिपेंडेंट नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगाली जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट की कंपनी थी। समझ गए? तो इसलिए पुर्तगीज वायसराय इंडिपेंडेंट रूप से कोई स्वच्छंद निर्णय नहीं ले पाते थे, जैसा कि आप फ्रांस के संदर्भ में देखते हो। समझ गए इतनी चीज़? चलिए, फिर बात आती है कि इनके योगदान क्या रहे। ये बात ठीक है कि ये असफल हुए या सफल हुए, लेकिन इन्होंने कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा। और आप यकीन मानिए, यूपीएससी ने प्रीलिम में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि बारूद की खोज हुई, तंबाकू की खेती कराई, या क्या कराया, या कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको बस बेसिक देखना है कि तंबाकू की खेती इनके द्वारा हुई, जहाज़ निर्माण गुजरात व कालीकट में इस्टेब्लिश किया। और आप जानते हो कि आज भी गुजरात में अलंग जो पोर्ट है, वहाँ पे जितने भी जहाज़ होते हैं उनका निर्माण कराया जाता है। अर्थात जिन जहाज़ों को तोड़कर उनके, आप कह सकते हो कि कूड़ा करकट को हटाया जाता है, वो सब गुजरात के अलंग में ही होता है। अभी आपने देखा होगा ना, आईएनएस विक्रमादित्य को जो तोड़ा जा रहा था वो अलंग पोर्ट में ही तोड़ा जा रहा था। क्लियर? प्रिंटिंग प्रेस लाए इंडिया में। साथ ही यूरोपीय लेखक ने भारतीय औषधियों पर या जड़ी बूटियों पर जो ग्रंथ था उसका प्रकाशन किया। जैसे आप पढ़ते हो ना कि पतंजलि का हो या फिर आप चरक संहिता हो, इन सबको मिलाकर उसने अपनी भाषा में यूरोपीय लेखन किया। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। गोथिक स्थापत्य कला आपने हमेशा ऐसे देखी होगी, आप महाराष्ट्र का जो स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसमें आप ऐसे ऐसे देखते हो ना, जो ऊपर चुंबकीय रुमा जो इमारतें होती हैं, वो वास्तव में गोथिक कला को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? जापान के साथ इन्होंने व्यापार को बढ़ाया, अर्थात इंडिया का जो ट्रेड है वो आप एक तरीके से कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में जाकर जापान के पास यही पहुंचा कर ले गए। जैसे आप ऐसे देखो, ये इंडिया से यहाँ से व्यापार करते थे, इंडोनेशिया से होते हुए यहाँ से कहाँ पहुँचते थे? जापान में। क्लियर? और ये जापान में पहुँचकर क्या करते थे? इंडिया के ट्रेड को प्रमोट किया। क्लियर? ये देखिए जापान, यहाँ से ताइवान से होते हुए, साउथ चाइना सी से, ईस्ट चाइना सी होते हुए जापान की ओर इन्होंने प्रमोट किया। क्लियर? फिर बात आती है कि काफिला प्रणाली। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि काफिला प्रणाली क्या थी। छोटे व्यापारियों को समुद्र में संरक्षण दिया जाता था। कॉर्टेज, जिसको आर्मिटा प्रणाली भी बोलते हैं, एक तरीके का लाइसेंस होता था। क्लियर? अब बात करते हैं डचों की। डचों के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ना ही डेनिस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है।
वास्तव में हमें पुर्तगालियों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये पहले आए थे तो थोड़ा सम्मान देने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो डचों के बारे में क्या है कि कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से इन्होंने सूती वस्त्र का निर्यात किया। अब आप लोगों के मन में लग रहा हो सर कोरोमंडल तट क्या है, तो कोरोमंडल तट वास्तव में इसे कहते हैं, ये पूर्वी जो तट है ना भारत का, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और जो ये पश्चिमी तट होता है इसे कहते हैं मालाबार। ऑलरेडी जब हम ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें इसी 3D मैप के माध्यम से हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। क्लियर। तो इस तट को कहते हैं मालाबार, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। यानी कि वास्को डिगामा मालाबार तट पे आया था और डचों ने कोरोमंडल तट से क्या किया, भारत के व्यापार को प्रमोट किया। और एक और चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होता क्या था कि इंडोनेशिया से अगर आपको मसाले खरीदने हैं यहाँ से, क्लियर, मलाकू आइलैंड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया के सूती वस्त्रों को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों को इंडिया के सूती वस्त्रों की डिमांड थी। समझना, डचों के दिमाग में ये बात ठन गई। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से इंडिया से सूती वस्त्र लेते हैं, क्लियर, और यहाँ से सूती वस्त्र लेके हम इंडोनेशिया के मलाकू आइलैंड में पहुँचाएंगे। हमारा जहाज भरा हुआ जाएगा और यहाँ से मसालों को लादेंगे और यहाँ से मसालों को लादने के बाद हम सीधे अपने यूरोप पहुँच जाएंगे। क्लियर। और यूरोप से हम फिर कोई ऐसी विलासिता की वस्तुएं लाएंगे जो इंडिया में बेचेंगे और इंडिया से हम फिर सूती वस्त्र लेंगे और इंडोनेशिया में। अर्थात अपने जहाज के भाड़े को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने ये ट्रिक अपनाई कि हमारा जहाज किसी भी तरीके से खाली ना रहे, अर्थात हर तरीके से भरा हुआ जाए, ताकि हमें उस प्रोडक्शन में या उस वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम से कम आए। समझ गए? तो आप ऐसा समझो और इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी प्रमोट हो गया ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि इन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभा दी तो अपने आप प्रमोट होने लगा। समझ गए? तो ये इनकी एक सबसे बड़ी भूमिका थी। इन्होंने पैगोडा नाम के सिक्कों का प्रचलन कराया। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि पैगोडा से आशय है तो आप बता सकते हो सिक्के। पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से बाहर कर दिया किंतु स्वयं अंग्रेजों के सामने टिक ना सके। अर्थात इन्होंने पुर्तगालियों को तो समुद्र के पूरे व्यापार से समाप्त कर दिया और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे आइलैंड पे खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। ये देखिए है ये यहाँ से ये जावा, ये सुमात्रा, आप ये पढ़ते हो ना, तो ये है इंडोनेशिया का पूरा एरिया। तो कंफ्यूज मत होना कि जावा सुमात्रा कहीं और है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ मैंने आपको बताया था 100 वर्षों के बाद 1653 से 1657 के बाद जो अगली लड़ाई हुई थी वो हुई थी बेदरा का युद्ध। बेदरा वास्तव में इंडिया का स्थान है, वहाँ पे युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेजों के मत, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं और उनको यहीं से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर। पतन के कारण क्या थे? क्योंकि ये भी सरकार के द्वारा नियंत्रित थे। कंपनी में कई प्रकार के भ्रष्टाचार आ गए, जैसे अयोग्य अधिकारी आए, वो भ्रष्ट थे। कर्मचारी भी आपस में व्यापार करके भ्रष्टाचार को प्रमोट करने लगे और इस तरीके से सूती वस्त्र के निर्यात में हालांकि इन्होंने एक योगदान दिया। अंतिम बचते हमारे डेनिस। क्लियर। डेनिस की स्थिति क्या थी कि 1616 में तो आते हैं, त्रैंकोबार, श्रीरामपुर में अपनी कंपनियां स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन इनका व्यापार उतना अच्छा चल नहीं पाया। साथ ही इनको यहाँ से मतलब नहीं था और ये भी निकल पड़े अपनी नौका को कहाँ, बताइए? डेनमार्क वाले निकल पड़े कहाँ? ब्राज़ील की ओर। क्लियर। क्यों? क्योंकि उस समय तक आप देखते हो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, तो कपास वगैरह उत्पादों की माल बढ़ने लगी, तो उसको ले जाने के लिए इन्होंने सोचा कि कम भाड़ा लगेगा, पास से उठाना है, बेचना है और फिर व्यापार ही तो करना है। क्लियर। अंत में इन्होंने इंडिया की अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेच दी 1845 में। क्लियर। और ये यहाँ से चले गए। अर्थात आपने आज के लेक्चर में क्या देखा कि पुर्तगाली आए, प्रतिस्पर्धा की, कंपनी बनाई और चले गए, केवल इंडिया में दमन और दीव और गोवा तक सीमित रहे। क्लियर। वहीं आपने डचों को देखा, वो आए, लड़ाई किए, बेदरा की लड़ाई में पराजित हुए, वापस हो गए। क्लियर। तीसरे कौन बचे? डेनिस आए, अपनी कंपनियां स्टेब्लिश की और बाद में अंग्रेजों को अपनी कंपनियां बेचकर वापस चले गए। अर्थात ये 3 के 3 महायोद्धा वापस हो गए। अब बचते हैं 2, फ्रांसीसी और अंग्रेज। क्लियर। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। सबसे लास्ट का मतलब ये नहीं है
कि वो डच डेनिश के बाद आए थे। आप पढ़ते हो ना PDEDF, अर्थात पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी। क्लियर। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। क्लियर। और इनकी अंग्रेजों के साथ में टसल होती है। इनकी अंग्रेजों के साथ में टसल इंडिया को लेकर कम होती है, यूरोप की प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अधिक होती है। तो हम बेसिक जानकारी के साथ में फ्रेंच को पढ़ेंगे और फ्रेंच की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अंग्रेजों को देखेंगे। क्लियर। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं बताया। तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको फ्रांस जब कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद हम जब सिंगल एक कंपनी बचेगी इंग्लिश या ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे और उसको डिटेल से पढ़ते वक्त फिर हम अपनी कहानी की ओर चलेंगे। अभी क्या है कि कई सारे हीरो थे, अगर हम इन सभी हीरो को अलग अलग ना पढ़कर एक साथ पढ़ लेते तो कंफ्यूज हो जाते। तो हमने क्या किया, इनको समाप्त किया, इनको समाप्त किया और इनको समाप्त कर दिया। अब ये दो बचे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम निकालेंगे, अर्थात अंग्रेज को, और फिर इसका पूरा साम्राज्य, इसकी पूरी कहानी, इसकी बेसिक कहानी, इसकी भारत में विजय की कहानी, वो सब कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। 3D मैपिंग के जरिए आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपने हम पार्ट 2 में, जिसमें हम फ्रेंच और अंग्रेज़ों की प्रतिस्पर्धा को देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कैसे डुप्ले ने अपनी महत्वाकांक्षा को प्रबल रूप देने का एक प्रयत्न किया था, लेकिन उस प्रयत्न में वो असफल हो गया। उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।